नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि सुहाने, स्कूल ऑफ एजुकेशन शिक्षा विद्यापीठ इग्नू से। आज हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बारे में। ये दोनों शब्द विज्ञान विषय से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं ये विज्ञान विषय से कैसे जुड़े हुए हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान की इकाई के रूप में ज्ञान की इकाई के रूप में विज्ञान कैसे है? सामान्यतः विज्ञान में हम देखते हैं, विज्ञान विषय में बहुत सी परिभाषाएं, तथ्य, नियम, सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं, प्रक्रियाएं, सिद्धांत बताए जाते हैं जिनका विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और विद्यार्थी समझते हैं कि ये सारे नियम, सिद्धांतों को जान लेना ही विज्ञान है। तो हमें ये गलतफहमी है। विज्ञान सिर्फ इतना नहीं है कि हमने नियमों को जान लिया। हालांकि ये जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि पहले हम समझते थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, धीरे धीरे 2006 में कहा गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है और उनको 8 कर दिया गया। तो जो विज्ञान का ज्ञान है वो अनिश्चित है, ये समझने की भी साथ में ज़रूरत है। सिर्फ ज्ञान की इकाई के रूप में विज्ञान नहीं है, यह अन्वेषण की एक प्रक्रिया के रूप में है। अन्वेषण की प्रक्रिया के रूप में कैसे है? हम विज्ञान के विद्यार्थियों से हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो कहीं सुनी हुई बातों को जस का तस ना मान लें। उनसे उम्मीद की जाती है कि जब भी कोई भी बात उन्हें बताई जाए या कोई भी बात कही जाए, उसके तथ्यों पर जाएं, उसके बात की गहराई को सोचें, वह बात क्यों बताई जा रही है, वह क्यों है, कैसे है, ऐसे प्रश्न उनके दिमाग में आना चाहिए। उस बात के लिए वो बहुत सारे अवलोकन करें, तथ्यों को इकट्ठा करें, साक्ष्यों को इकट्ठा करें, उन साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें, तभी एक विज्ञान की प्रक्रिया पूरी होती है और उनके अंदर अन्वेषण करने की प्रक्रिया आती है। तभी विज्ञान की शिक्षा को हम एक सफल शिक्षण मानते हैं, क्योंकि विज्ञान प्रयोगों का विज्ञान है जिसमें प्रयोग करके सीखना का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब तक विज्ञान में करके नहीं सीखेंगे तब तक विज्ञान सीखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए विज्ञान को अन्वेषण की एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। हम सिर्फ यह कहें कि विज्ञान ज्ञान की इकाई के रूप में है और अन्वेषण की एक प्रक्रिया के रूप में है तो विज्ञान इतना नहीं है। विज्ञान इससे बहुत ज़्यादा है। विज्ञान चिंतन की एक शैली के रूप में है। जब विज्ञान हमें चिंतन करना सिखाता है तब हम विज्ञान को सफल मानते हैं, क्योंकि चिंतन जब हम करते हैं तो हमारा लेवल या जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना। जब विज्ञान को चिंतन की एक शैली के रूप में हम विकसित कर देते हैं तब विज्ञान का शिक्षण सफल शिक्षण माना जाता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का जब विकास हो जाता है विद्यार्थियों के अंदर, तब हम कहते हैं कि विज्ञान ने अपने शिक्षण उद्देश्यों को पा लिया है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति विद्यार्थियों को तर्क चिंतन करना सिखाती है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति है क्या। वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, इन दोनों शब्दों को विज्ञान के क्षेत्र में अदल बदल कर प्रयोग करते हैं, जिसमें समान वृत्तियां समाहित होती हैं। यानी कि ये दोनों शब्द बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक अभिवृत्ति को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वैज्ञानिक अभिवृत्ति एक व्यक्ति की कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा बताया जा सकता है, जिसमें समीक्षात्मक तथा तार्किक चिंतन, जिज्ञासु प्रवृत्ति, वस्तुनिष्ठता, उदार चरित व्यवहार, प्रमाणों के लिए सम्मान, रचनात्मकता, अन्वेषण प्रवृत्ति, ईमानदारी के साथ अवलोकन आदि का समावेश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विद्यार्थी में को अगर हम कहते हैं कि उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति है तो उसके अंदर समीक्षात्मक चिंतन होना चाहिए, उसके अंदर तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए, उसके व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, उसका व्यवहार उदार चरित व्यवहार हो, उसके अंदर लचीलापन हो, उसके व्यवहार में अन्वेषण की प्रवृत्ति हो, तभी उस विद्यार्थी में या उस व्यक्ति में
वैज्ञानिक अभिवृत्ति है। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास क्यों। भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवता, अन्वेषण तथा बदलाव की भावना का विकास करना एक मौलिक कर्तव्य है जो कि हमारे संविधान में कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का महत्व कितना ज़्यादा है, जिसको हमारे संविधान में भी जगह मिली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज में भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बारे में कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति जीवन जीने का एक तरीका है, चिंतन की एक प्रक्रिया है, कार्य करने की एक विधि है तथा अपने साथियों के साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति सिर्फ विज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है या विज्ञान को पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर कोई भी मनोवृत्ति या कोई भी अभिवृत्ति हमको जीवन जीने का तरीका सिखाए, कार्य करने की विधि सिखाए, अपने साथियों के साथ जुड़ना सिखाए, तो हम समझ सकते हैं कि उसका विकास कितना आवश्यक है। अगर क्योंकि आज के जीवन में बहुत मुश्किल होता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी सकें, हम अपने चारों तरफ के लोगों से जुड़ सकें, सोच सकें। अगर विज्ञान के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं, विज्ञान पढ़ते हुए जब हम ये सब सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में हम अपनी समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 में जब विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्यों की बात कही गई, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वस्तुनिष्ठता, समीक्षात्मकता तथा भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति विकसित करना विज्ञान शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास कितना आवश्यक है। हमारे संविधान में भी इसकी बात कही गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में 1946 में इसकी बात कह दी थी और अभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप जो हमारा 2005 का है, उसमें भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास पर बहुत जोर दिया गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति के गुण क्या हैं या वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लक्षण क्या हैं। समीक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, वस्तुनिष्ठता, उदारचरित व्यवहार या मुक्त मस्तिष्क से ग्रहणशीलता, प्रमाणों या साक्ष्यों के लिए सम्मान, ईमानदारी के साथ अवलोकन तथा प्रतिवेदन, संशयात्मकता और अध्यवसाय। इस तरह ये सारे शैक्षिक मनोवृत्ति के गुण हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में शैक्षिक मनोवृत्ति हो तो उसमें ये सारे गुण होना चाहिए। अब हम एक एक करके इन सारे गुणों की बात करते हैं कि ये सारे गुण हैं क्या और शिक्षक इनका विकास कक्षा में कैसे करे। सबसे पहले बात आती है समीक्षात्मक चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन कहता है या समीक्षात्मक चिंतन से मतलब है किसी बात या विचार की गहराई में जाना। कोई भी बात जो हमसे कही जाती है उसकी गहराई में जाना, वो बात क्या है, किसी बात या घटना के क्यों और कैसे होने के बारे में जानना। कोई भी बात या घटना जो हमारे सामने आती है वो क्यों है और कैसे है। जैसे अगर विद्यार्थी अगर ये प्रश्न करें शिक्षक से कि सारे पत्तियां तो हरी होती हैं पर सारे जो फूल हैं या पुष्प हैं उनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं। ऐसे प्रश्न जब विद्यार्थी के दिमाग में आते हैं तो वो कुछ सोच रहा होता है, तो ऐसे प्रश्न उसके दिमाग में आना चाहिए। दिन और रात कैसे बनते हैं, इस तरह के प्रश्न उसको समीक्षात्मक चिंतन करने की ओर ले जाते हैं। अगली बात समीक्षात्मक चिंतन की है किसी बात या विचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचना और विश्लेषण करना। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण दें या ऐसी स्थितियां पैदा करें या ऐसे प्रश्न पूछें जिससे कि विद्यार्थी उसके बारे में विभिन्न प्रकार से सोच सकें और विश्लेषण कर सकें। मान लीजिए कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी से कक्षा में बोलता है, विद्यार्थियों से कहता है
कि अगर आसमान में चंद्रमा ना हो तो क्या होगा। सभी विद्यार्थियों के चेहरे पे एक अलग सी चमक, अलग सी खोज की बात आती है कि अरे अगर चंद्रमा नहीं होगा आसमान में तो क्या होगा। शिक्षक कहता है कि आपको कुछ जो भी आपको लग रहा है, आप जो भी उसके बारे में सोचते हैं आप बताते जाइए। आप सही गलत की चिंता मत कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जो बोलेंगे उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाऊंगा। विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न तरह की बातें कहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी बोलता है कि अगर चंद्रमा नहीं होगा तो रात में तो बहुत अंधेरा होगा, एकदम अंधकार हो जाएगा। कोई विद्यार्थी बोलता है कि रातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। अन्य विद्यार्थी बोलता है कि अगर चंद्रमा नहीं होगा तो ग्रहण हमेशा क्या चंद्र ग्रहण ही रहेगा। एक विद्यार्थी ने कहा कि अगर चंद्रमा नहीं होगा तो कभी किसकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। किसी विद्यार्थी ने कहा अरे चंद्रमा नहीं होगा तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, कौन किसका चक्कर लगाएगा, या क्या पृथ्वी की घूर्णन गति में भी इसमें परिवर्तन आएगा। तो इस तरह शिक्षक ने तो एक विचार रखा कि अगर आसमान में चंद्रमा नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन विभिन्न विद्यार्थियों के दिमाग में विभिन्न तरह के प्रश्न आए और उसने एक ही प्रश्न के बारे में अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग तरह से सोचा। तो इस तरह की बातें शिक्षकों को कक्षा में करना चाहिए, इस तरह के विचार उनको देना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी तरह तरह से सोच सकें। हमेशा एक ही दिशा में सोचना, एक ही डायरेक्शन में बात करना ठीक नहीं है, उससे विद्यार्थियों के अंदर विश्लेषण की क्षमता नहीं आती। अगली बात आती है कि विद्यार्थी सोचें कि क्या कोई बात या विचार पर्याप्त सही, उपयोगी या उपयुक्त है। जैसे प्रश्न करना और उनके उत्तर प्राप्त करना विद्यार्थी के मन में आना चाहिए। जैसे ही उनसे कोई बात कही जाती है कि क्या ये सही है, क्या उपयोगी है, क्या उपयुक्त है, जब उनके दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही वो चिंतन प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं और उनका दिमाग वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ रहा होता है। मान लीजिए शिक्षक या विद्यार्थी के अभिभावक उनसे कहते हैं कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। अगर विद्यार्थी ऐसे ही मान ले कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि उसके अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्ति है। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि रात को खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर मैं रात को खाना खाऊंगा तो क्या होगा, उसको उसी समय अपने शिक्षक से या अभिभावक से पूछना चाहिए कि अगर मैं रात को खाना खा लूँगा तो मुझे क्या परेशानी होगी, उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो इस तरह के विचार उसके दिमाग में आएंगे, तभी हम कहेंगे कि उसको समीक्षात्मक चिंतन है। पूर्व में किए सफल और असफल कार्यों के बारे में पुनः सोचना तथा कार्य में हुई गलतियों को जानना। जो भी कार्य उसने किए हैं पहले या जो भी कुछ प्रयोग किए हैं उनके बारे में पुनः सोचना, और अगर कोई कार्य असफल हुआ है तो उसमें क्या गलती हुई है इसको जानने की कोशिश करना। क्योंकि असफल होना कोई गलत बात नहीं है, असफल होना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन उस असफलता से सीखना, उस असफलता को एनालाइज करना, उस असफलता के पीछे क्या गलतियां हैं उनको जानना ही समीक्षात्मक चिंतन है। तो समीक्षात्मक चिंतन वैज्ञानिक अभिवृत्ति का एक मुख्य गुण है और शिक्षकों को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां दें जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर समीक्षात्मक चिंतन पैदा हो सके, विकसित हो सके। दूसरा है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का सबसे मुख्य गुण है। अगर विद्यार्थियों के अंदर तर्क करना आ गया तो समझ लीजिए कि उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो गया। तार्किक चिंतन क्या सिखाता है? कारण प्रभाव संबंध का पता लगाना। दूसरा, साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जो भी साक्ष्य हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना। साक्ष्यों के आधार पर कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? जो अनुभव और अवलोकनों के आधार पर वो परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। जब परिकल्पनाओं का निर्माण हो जाएगा तो जो भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनको नियोजित करेंगे। नियोजन करने के बाद उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और जब उनका विश्लेषण हो जाएगा आंकड़ों का तो उसके बाद परिकल्पना की जांच करेंगे और परिकल्पनाओं की जांच करके निष्कर्ष निकालेंगे। तो कोई भी बात जो उनसे कही जाएगी उसको
वो ऐसे ही नहीं मान लेंगे, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया करेंगे। मतलब वो पहले साक्ष्यों को इकट्ठा करने से लेकर निष्कर्ष तक आएंगे। जब वह यह करते हैं तभी हम बोलते हैं कि उनके अंदर तार्किक चिंतन का विकास हुआ है। तो जब शिक्षक अपनी कक्षा में या प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं तभी उनके अंदर तार्किक चिंतन का विकास हो सकता है। जैसे एक दिन मैंने देखा कि मैं विज्ञान की कक्षा में गई हुई थी किसी काम से, वहाँ देखा कि एक शिक्षक विज्ञान शिक्षण करा रहा है। वहाँ पर वो जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर को अंदर बाहर से साफ किया और उस बीकर के अंदर बहुत सारी बर्फ डाल दी और बच्चों को कहा कि जब ये सब प्रक्रिया को आप ऑब्जर्व करें, और उस बीकर को उनके सामने रख दिया। बच्चे देखते रहे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद शिक्षक ने पूछा, आपने क्या देखा? तो विद्यार्थियों ने कहा कि इस बीकर के बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। शिक्षक ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? विद्यार्थी को कुछ समझ नहीं आया, बस ये समझ में आया कि ये पानी है जो बाहरी सतह पर इकट्ठा हो गया है। शिक्षक ने कहा, चलो आज तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल आप इसको पढ़कर आइए, देख के आइए कि ऐसा क्यों होता है। अपने साथियों से इसके बारे में चर्चा कीजिए और देखिए ऐसा क्यों होता है। अगले दिन शिक्षक पुनः कक्षा में आए, वही के शिक्षक। उन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया जिसमें पानी रखा और उस पानी को गर्म करना चालू किया। जब पानी उबलने लगा तेजी से तो उस पानी जो बीकर है उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया और उसको ढक दिया और करीब 10 मिनट बाद उस ढक्कन को उठाया और विद्यार्थियों से पूछा, इस ढक्कन पे क्या दिखाई दे रहा है? विद्यार्थियों ने कहा कि इस ढक्कन के ऊपर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कल हमने प्रक्रिया की थी और आज ये प्रक्रिया की, इसमें क्या हुआ? दोनों में ही पानी की बूंदें इकट्ठी हुई। कैसे हुई? तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमको लग रहा है कि जो पानी की वाष्प है ये बूंदों के रूप में इकट्ठी हो गई है। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, जब पानी की वाष्प ठंडी हो जाती है तो वो बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है और इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से शिक्षक ने एक संघनन की प्रक्रिया को विद्यार्थियों को समझा दिया, जहाँ विद्यार्थियों ने खुद अवलोकन किया, खुद परिकल्पनाएं बनाई और खुद निष्कर्ष निकाला। तो अगर शिक्षक इस तरह की अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं तो उनके अंदर तार्किक चिंतन का विकास होना संभव है और बहुत आसानी से। तार्किक चिंतन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है, बशर्ते कि शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें विद्यार्थियों को प्रयोग करने के और साक्ष्यों को इकट्ठा करने के। नेक्स्ट जो है, तार्किक चिंतन के बाद हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता कैसे आएगी विद्यार्थियों के व्यवहार में? वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है किसी चीज को पूर्वाग्रह, पूर्व निर्धारित विचारधारा या व्यक्तिगत पक्षपात के बिना देखना। अर्थात जब आप कोई अवलोकन कर रहे हो तो आपने मन में पहले से उस प्रयोग के बारे में आपने कुछ भी सोच रखा हो, उसको आपको एक तरफ रख देना है और जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको देखना है। आपकी पूर्व निर्धारित जो विचारधारा है उसके आधार पर उसको नहीं देखना है। जब विद्यार्थी ऐसा करेंगे तभी वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बिना निष्कर्ष निकालना। आप अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आप जो देख रहे हैं उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकालें। और मानना कि सभी विचार और कथन अस्थायी हैं। कोई भी विचार और कथन स्थायी नहीं है। विज्ञान हमेशा कहता है कि कोई भी विचार और कथन स्थायी नहीं है। अगर कोई भी विचार और कथन को अगर हम स्थायी मान लेते तो विज्ञान में आगे खोज नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रारंभ में सिर्फ 60 तत्व थे और आज उसमें 129 तत्व हो चुके हैं। कैसे हुए? क्योंकि उस विचार को स्थायी नहीं माना गया और उसमें हर समय खोज होती गई। तो इस तरह वस्तुनिष्ठता हमें सिखाती है कि किसी भी
इंसिडेंट को, घटना को बिना पूर्वाग्रह और पूर्व निर्धारित विचारधारा के बिना देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे विचारों में वस्तुनिष्ठता होती है। अगली बात है, या हम कह सकते हैं कि जो अगला गुण है शैक्षिक मनोवृत्ति का, वो है उदार चरित्र व्यवहार या मुक्त मस्तिष्क से ग्रहणशीलता। मतलब कि हमारा जो व्यवहार हो वो उदार हो, हमारा मस्तिष्क कैसा हो, ग्रहणशील हो, हमारा मस्तिष्क एकदम फ्री हो, वो ऐसा ना हो कि उसमें कुछ भी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, वो जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आए उसको ग्रहण कर सके। तो जब हमारी प्रवृत्ति ऐसी होगी तब हम कहेंगे कि हमारे अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति कैसे होगी मुक्त मस्तिष्क से ग्रहणशीलता के द्वारा? जब हम दूसरों के विचारों को सुनेंगे, दूसरों के विचारों को सुनकर जो आपके अपने विचार हैं उन पर पुनः सोचेंगे, और यदि न्याय संगत लगता है तो अपने विचारों को परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? हम दूसरों के विचारों को सुनेंगे और उससे संबंधित जो हमारा खुद का विचार है उस विचार पर पुनः सोचेंगे, और अगर न्याय संगत लगेगा तो हम अपने विचार को परिवर्तित करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा उदार चरित्र व्यवहार है, या हमारे मस्तिष्क में मुक्त मस्तिष्क है और ग्रहणशील है। ऐसा कब होगा? जब हम नए विचारों के लिए इच्छा रखेंगे और हमारा जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा? लचीला होगा। और एक बात और है कि हमें ये सोचना कि मेरा विचार और मेरा तरीका ही सही है, इससे हमें बाहर आना होगा, क्योंकि सिर्फ मेरा विचार ही सही नहीं हो सकता है, दूसरों का विचार भी सही हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तभी हमारे अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रयोग किया या विद्यार्थियों ने कोई प्रयोग किया और उन्होंने कक्षा में उसको प्रेजेंट किया कि हमने ये निष्कर्ष निकाला है, और उसी तरह का प्रयोग किसी दूसरे विद्यार्थियों ने भी किया और उसका विचार आपके विचार से अलग है, तो आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ध्यान से उनका विचार सुनना चाहिए और देखना चाहिए विद्यार्थी का विचार और दूसरे विद्यार्थियों के विचार में कहाँ पर चेंज है। और अगर वह दूसरा विद्यार्थी अपने विचार के लिए कुछ न्याय संगत तर्क देता है तो हमें अपने विचार में परिवर्तन करने की इच्छा रखना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि उदार चरित्र व्यवहार बहुत आवश्यक है वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए, वैज्ञानिक खोजों के लिए। अगला गुण है प्रमाणों और साक्ष्यों के लिए सम्मान। जो भी हमारे सामने प्रमाण और साक्ष्य आ रहे हैं उसके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं वो प्रमाणों के आधार पर होता है। तो जो भी निष्कर्ष हम निकालना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त प्रमाण होना चाहिए। कैसे? ऐसा नहीं है कि 2-4 हमें साक्ष्य मिल गए और उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाल दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी निष्कर्ष उपयुक्त प्रमाणों पर ही आधारित होना चाहिए। उपयुक्त तथा वैध प्रमाणों के आधार पर पूर्व निष्कर्ष को बदलने की इच्छा शक्ति भी रखना चाहिए। अगर कोई निष्कर्ष जो हमारा है उससे तारतम्य नहीं खाते हुए हमें कुछ दूसरे प्रमाण मिलते हैं तो हमें अपने निष्कर्ष को बदलने की इच्छा शक्ति रखना चाहिए। यदि कोई विचार या निष्कर्ष में तारतम्यता नहीं है तो हम पुनः उस प्रयोग को करें, पुनः साक्ष्य इकट्ठे करें और पुनः निष्कर्ष निकालें, तभी हमारा प्रयोग सफल होगा। एक बार आए हुए साक्ष्यों के आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं तो उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यक है कि वही प्रमाण कई बार जब आए तभी उसको हम निष्कर्ष में परिवर्तित करते हैं। अगला है ईमानदारी के साथ अवलोकन और प्रतिवेदन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है इसका, कि जो भी आप अवलोकन कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करें और उसका प्रतिवेदन भी बहुत ईमानदारी के साथ करें। हम ऐसा ना सोचें कि हमको क्या निकालना था, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास अवलोकन आ रहे हैं उसी का प्रतिवेदन करें और वही हम बताएं। सामान्यतः क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको पता होता है कि इस प्रयोग के बाद क्या लाना है, तो अगर उनका वो रिजल्ट नहीं भी आ रहा होता है तो वो उस रिजल्ट को लिख देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों के अंदर ऐसी आदत का विकास ना होने दें।
ऐसा क्यों होता है कि विद्यार्थी हमेशा भय में रहते हैं? उनको लगता है कि अगर हमारा ये रिजल्ट नहीं आया तो मेरा प्रयोग खराब हो जाएगा, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं कि अगर उनका अवलोकन नहीं आ रहा है, उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनको वह लिख देते हैं। तो परीक्षण के बाद किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए निष्पक्ष अवलोकन के साथ प्रतिवेदन आवश्यक है। और ये ध्यान रखना चाहिए, अवलोकन एक सतत प्रक्रिया है। अगर आपका जो रिजल्ट आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है तो आप पुनः परीक्षण करें और देखें कि कहाँ गलती हुई है। मान लीजिए आप प्रकाश का कोई प्रयोग कर रहे हैं और आपतित कोण जो है और वो परावर्तित कोण दोनों बराबर आना चाहिए, और आप प्रयोग कर रहे हैं, आपके आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आपका आपतित कोण 60 है तो आप परावर्तित कोण 60 लिख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि हम कह रहे हैं कि अवलोकन एक सतत प्रक्रिया है, आपको उस प्रयोग को दोबारा करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो फिर से उसको कीजिए, चाहे तो अपने शिक्षक के पास चले जाएं, शिक्षक अगर उसको मदद करेंगे तो आप उस प्रयोग को पुनः करें। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान प्रक्रिया पर केंद्रित हो, ना कि खोज के परिणाम पर। जब हमारा ध्यान प्रक्रिया पर केंद्रित होता है तो हम सही वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हैं, और अगर हम खोज के परिणाम की तरफ चले जाएंगे तो हमारी प्रक्रिया कहीं छूट जाएगी। तो इस तरह से ईमानदारी के साथ अवलोकन और प्रतिवेदन बहुत आवश्यक है वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए। अगला है हमारा, इसका जो गुण है वो है संशयात्मकता। आपको संशय आना चाहिए, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि ये क्या है। कोई भी घटना जो हमारे सामने हो रही है उस या कोई भी कथन जो कहा जा रहा है उसमें हमारे मन में एक डाउट आ जाना चाहिए, एक संशय आ जाना चाहिए कि ये सही है। इसलिए जो भी अवैज्ञानिक विचार हैं उन पर चर्चा होना चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाना चाहिए। तर्क के आधार पर कुरीतियों, मिथकों और अंधविश्वासों को गलत सिद्ध करना चाहिए। मान लीजिए ज़्यादातर बहुत सारे हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जैसे कि कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी विद्यार्थी खड़ा हो जाता है कि अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पता है कि बिल्ली ने रास्ता काट गया है, अब शगुन होगा, अब मेरा कोई काम अच्छा नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो फिर हमने क्या विज्ञान पढ़ा है? हमें कोई भी जो बात हमारे सामने इस तरह की कही जा रही है उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये क्या है, क्या ये सही है? और उसके लिए हमें क्या करना है कि उस पर तर्क करना है। तब अगर हम तर्क करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस बात की गहराई में जाएंगे कि ये सही है या गलत है। कहा कि कांच टूट गया, अब शगुन हो गया। अरे कोई भी चीज़ जब गिरेगी तो टूटेगी, अगर चम्मच गिरेगी तो वो नहीं टूटेगी अगर वो स्टील की है, अगर कांच गिरा है तो टूट जाएगा। ये कैसे इसके टूटने से अब शगुन हो गया? ऐसा विचार विद्यार्थियों के मन में आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि विज्ञान हम पढ़ते जाते हैं, विज्ञान के बहुत सारे नियम सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलती, हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं आती। हम उन्हीं अंधविश्वासों पर और मिथकों और कुरीतियों पर चलते जाते हैं। अगर हम जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, अगर हम उनको ही मान लेंगे तो हमारे विज्ञान पढ़ने का क्या उद्देश्य है? बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि प्रयोगशाला में कोई भी व्यक्ति जिसने सफ़ेद कलर का कोट पहन रखा है और सूक्ष्मदर्शी से कुछ देख रहा है तो वो वैज्ञानिक होगा। ऐसे एक मन में धारणा बना ली। अरे अगर सफ़ेद कोट पहनने से थोड़े बाल बड़े हो गए तो क्या वो वैज्ञानिक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, जो भी हमारे सामने चीज़ दिख रहा है, उसको सोचना, उस पर तर्क करना कि ये सही है या गलत है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को जो भी इस तरह की कुरीतियाँ हैं या जो मिथक हैं उन पर क्या करना चाहिए? चाहे तो वो वाद विवाद प्रतियोगिता करा ले। तो जब उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता होगी तो उसमें बच्चे उसके बारे में सोचेंगे और उसमें जब भाग लेंगे तो उनके और भी कौशल, जैसे कि वो संप्रेषण कौशल, ये सब तो विकास होगा। उसके साथ साथ वो तर्क कर पाएंगे।
तर्क करेंगे तो उन साथ साथ उन कुरीतियों से बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों से बाहर आएंगे। क्योंकि अगर विज्ञान पढ़ के भी हम अंधविश्वासों के साथ चलते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और इसका एक और गुण है, वो है अध्यवसाय। इसमें हम क्या कहते हैं कि असफलता को स्वीकार करना। जो भी असफलता है हम उसको स्वीकार करें। आपने देखा होगा कोई भी वैज्ञानिक विचार या वैज्ञानिक खोज एक दिन में नहीं होती। सभी वैज्ञानिकों ने सालों दर साल खोज की है, बहुत सारे समय तक प्रयोग किए हैं, तब वह किसी परिणाम पर पहुंच सके। तो इसी तरह हमारे विद्यार्थियों को भी ये समझना चाहिए कि असफलता कोई गलत काम नहीं है। जब हम असफलता को स्वीकारेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उस असफलता को देखते हुए उसमें क्यों असफल हुए हैं, उन गलतियों को सीख कर पुनः प्रयास करना पड़ेगा। अथक और सतत प्रयास करते रहना चाहिए। वैज्ञानिक खोजों के लिए आवश्यक है कि आप जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अथक और सतत प्रयास करते रहें, क्योंकि कोई भी खोज बहुत लगन से बहुत सालों तक करने के बाद ही उसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो बहुत परिश्रम करते हैं, ये बात विद्यार्थियों को समझने की ज़रूरत है। हमारे विद्यार्थियों को लगता है कि हमने आज एक प्रयोग किया, इससे ही हम निष्कर्ष निकाल लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि हमें बहुत सारे साक्ष्यों की इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो विज्ञान का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, ये शिक्षकों को समझने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षकों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान की एक इकाई नहीं है, अन्वेषण की एक प्रक्रिया नहीं है, ये चिंतन की एक शैली है। जब हम इसको बोलते हैं कि ये चिंतन की एक शैली है तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास विद्यार्थियों के अंदर करना आवश्यक है। और जब हम विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी के साथ अवलोकन और प्रतिवेदन, साक्ष्यों का प्रमाण, ये सारे गुण विकसित कर देते हैं तभी विज्ञान का शिक्षण सफल होगा। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहिए विद्यार्थियों को प्रयोग करने के, करके सीखने के, उनके साथ तर्क करने का। उनके पास प्रश्न, उनके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। जब भी वह कोई प्रश्न पूछते हैं उनको और प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए। कभी भी उनके प्रश्नों को पूछने पर उनको हतोत्साहित ना करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्यों और कैसे के प्रश्न उनके दिमाग में आना चाहिए। जब विद्यार्थी ये सब करेंगे तो एक विज्ञान के शिक्षक का शिक्षण सफल होगा। धन्यवाद।